हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटेटिव क्लासेस के स्टैटिक जीके सेशन नंबर 17 में आपका स्वागत है। बच्चों, बीच में कुछ दिनों के लिए इस बार फिर से ये सेशन थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए रुक गया था। हम लोग की कोशिश रहती है लगातार कि सेशन हमेशा कंटिन्यू आए, लेकिन हम लोग का जो ऑफलाइन बैचेज है उसमें लगातार मेहनत की संख्या हम लोग की बढ़ती चली जाती है और उसका कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर जब हो जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह हो जाता है, उस वजह से कभी कभी वीडियो रुक जाता है। लेकिन इस बार से और हम लोग नए ईयर से, नए साल में 2024 में एक नए जोश के साथ और एक नए खुद से एक वादा हम लोगों ने किया है कि कम से कम इस बार कंटिन्यू हो रहे और कंटिन्यूटी हम लोग बना के रहे। तो आज इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग का एक भरपूर कोशिश रहेगा कि आने वाले समय में कभी भी आपकी ये जो शिकायत है कि सर कभी कभी कुछ समय के लिए सेशन बंद हो जाता है, तो नहीं, आगे हम लोग उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट तो होगा ही, लेकिन किन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अगर विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाए तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा। जी हाँ, आपका पॉलिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है। जी हाँ, हम लोग जब देखते हैं एसएससी के क्वेश्चन को, प्रश्न से देखते हैं तो एक कथन से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसलिए हम लोग का क्वेश्चन है, कोशिश भी है कि पॉलिटी से भी क्वेश्चन लाएं और अदर सब्जेक्ट से भी लाएं। तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। चौथा प्रश्न है कि आपका सोने जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो जी हाँ, हम लोग हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे, साइंस को भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे, पॉलिटी मतलब आप लोग जान ही रहो कि स्टैटिक जीके है तो हर क्षेत्र से प्रश्न लेकर आएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए मिस के साथ हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग आगे जुड़िए। मिस आपका स्वागत है, आप इस सेशन में आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन नंबर 17 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। अगर विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जाता है तब वह किसके प्रति उत्तरदायी होगा। जैसे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको लगेगा कि विधान परिषद का ही मेंबर है तो विधान परिषद के प्रति ही उत्तरदायी होगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। विधान परिषद का मेंबर हो या विधानसभा का मेंबर हो, उत्तरदायी किसके प्रति होगा, वो होगा आपका विधानसभा के प्रति ही। अब आप बोलोगे कि विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, तो जैसे जैसे सेंट्रल लेवल पे संसद होता है और संसद के कितने अंग हैं, अगर अंग पूछेगा तो आप 3 अंग बताओगे, कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये संसद का अंग हो गया। जबकि आपसे पूछेगा कि संसद के कितने सदन हैं, तो आप 2 सदन बताओगे, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद का हुआ, ये फिर आपका केंद्र लेवल का हुआ। अगर आपसे पूछता है राज्य के बारे में, तो राज्य में क्या होता है, राज्य में होता है विधानमंडल। ठीक है, राज्य में होता है विधानमंडल। आपसे पूछेगा कि विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तो विधानमंडल के अंग होते हैं 3, विधान परिषद, विधानसभा एंड गवर्नर मतलब राज्यपाल। सेम चीज अगर आपसे सदन पूछेगा तो आप विधान परिषद बताओगे या फिर आपका विधानसभा बताओगे। चलिए अब इसमें देखते हैं आगे। आपसे सवाल क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। तो चलिए पहले देखते हैं विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। जैसे हम लोग को पता है कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है, राज्यसभा, वैसे ही राज्य में ऊपरी सदन कौन होता है, तो ये होता है विधान परिषद। जैसे दिखेगा यहाँ पे आर्टिकल 168 में किसका चर्चा किया गया है, विधानमंडल का। विधानमंडल का जो किससे बन के मिलता है, विधान परिषद से, विधानसभा से एंड राज्यपाल से। ठीक है, 169 में दिया गया है विधान परिषद के गठन का चर्चा। विधान परिषद के गठन का चर्चा। ठीक है, गठन का चर्चा मतलब विधान परिषद कैसे बनेगा, तो हम लोग देखते हैं। देखिए इसका ना चुनाव भी होता है, मनोनयन भी होता है। जैसे आपसे सवाल करेगा कि विधान परिषद का चुनाव होता है या मनोनयन होता है, तो चुनाव भी होता है और मनोनयन भी होता है। कैसे देखिएगा, सबसे पहले तो विधान परिषद में जो सीट होता है, मान लो अपने बिहार का उठाते हैं, सारे राज्य में विधान परिषद है नहीं, कहाँ कहाँ है, तो आपका विधान परिषद देखिएगा बिहार में है। ठीक है, बिहार में, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका कर्नाटका। ठीक है, इतने सारे राज्य में क्या है, विधान परिषद, 2 4 6। ठीक है, कितने राज्य में है, तो ये आपके इतने सारे राज्य में विधान परिषद है। अब आपसे पूछेगा आपका कि कितने विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, तो विधान परिषद में मैक्सिमम सीट तो किसी भी राज्य का, जैसे हम एग्जांपल के लिए अपने बिहार लेते हैं,
तो बिहार के विधानसभा में जितना भी मेंबर है उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिहार के विधानसभा में जितना भी सीट है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 40 होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 से ज्यादा हो सकता है बट 40 से कम कहाँ, विधान परिषद में नहीं होना चाहिए। अपने बिहार में कितना है, तो अपने बिहार में अभी है 75 सीट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, इसका चुनाव भी होगा, मनोनयन भी होगा। कैसे कैसे होता है, इतना नॉर्मल नहीं होता है जैसे आपका लोकसभा का होता है और विधानसभा का होता है। देखिए कैसे होगा, पहले तो विधान परिषद में 1/3 लोग चुने जाएंगे। ठीक है, 1/3 इस टाइप का हम लोग बांट के याद करेंगे ताकि लंबे समय तक याद रहे। देखिएगा, 1/3 जो सदस्य होता है इसको कौन चुनता है, तो इसको चुनता है, देखिएगा यहाँ पे स्थानीय स्वशासन का लोग चुनेगा, या जिला बोर्ड का लोग चुनेगा, जिला बोर्ड। ठीक है, या फिर आपका नगर पालिका ये सब चुनता है, नगर पालिका। ठीक है, ये 1/3 हो गया। ये 1/3 कौन चुनेगा, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा भी चुना जाता है। किसमें, तो विधान परिषद में। 1/6 तो ये हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा मनोनीत। ठीक है, जो साहित्य से जुड़े हों, जो आपका सहकारिता से जुड़े हों, ठीक है, और आपका समाज सेवा से जुड़े हों, इसको चुना जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कहाँ, विधान परिषद में। 1/12 ये स्नातक पास लोग, मतलब ग्रेजुएट लोग चुनते हैं, और ये आपके सरकारी शिक्षक लोग चुनते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, सरकारी शिक्षक लोग। ठीक है, कितने सारे राज्य में, देखो एक चीज और पूछ सकता है कि इसमें से कितने लोगों का मनोनयन होता है, तो मनोनयन कितने लोगों का हो रहा है, 1/6। ठीक है, कभी कभी फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, 1/6, और कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये हो जाएगा 5/6। कभी कभी फ्रैक्शन में भी पूछ लेता है, आप याद रखिएगा। और आपका विधान परिषद से मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने, वो आपका उत्तरदायी किसके प्रति होगा, विधानसभा के प्रति। जैसे नीतीश कुमार जो है विधानसभा के नहीं बल्कि विधान परिषद के मेंबर हैं, जबकि उनको वहां पे उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं, तो ये हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिएगा, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। जैसा कि हम लोग को पता है कि अगर कुछ खराब माहौल चल रहा हो देश में तो आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल का जो चर्चा है ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है भाग 20 में। ठीक है, आर्टिकल आपसे पूछ लेता है तो आर्टिकल आप बताओगे 352 से 356 के बीच, 352 से 360 के बीच में। ठीक है, 352 से 360 के बीच में किसका चर्चा किया गया, ये किया गया आपातकाल। और देखो अभी इसी से एक क्वेश्चन बना था बिहार दरोगा में, कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिएगा। अब देखो 3 तरह के आपातकाल का चर्चा किया गया अपने संविधान में, 3 तरीके का आपातकाल का चर्चा अपने संविधान में किया गया। कौन कौन सा आपातकाल, तो देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका राष्ट्रीय आपात। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा राष्ट्रीय आपात। ठीक है, एक होता है आपका राजकीय आपात, लोग इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और देखिएगा एक होता है आपका वित्तीय आपात। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, इससे हम लोग को क्या फैक्ट याद रखना है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपात का चर्चा कहाँ किया गया है, आर्टिकल 352 में, राजकीय आपात का 356 में, और वित्तीय आपात का 360 में। ठीक है, कहाँ किया गया है, 360 में। इसमें देखिएगा क्या होता है कि जब युद्ध जैसा माहौल बना हो, ठीक है, बाह्य आक्रमण हो, ऐसे माहौल में क्या होता है, आपका राष्ट्रीय आपात लग जाता है। इसमें क्या होता है कि जब संवैधानिक विफलता रहा हो, ठीक है, संवैधानिक विफलता मतलब किसी राज्य में राज्य सरकार सही से नहीं चल पा रहा हो, तब होता है। और यहाँ क्या होता है कि पैसों की प्रॉब्लम है ना, पैसा का प्रॉब्लम होगा तो क्या होता है, वित्तीय आपात लगता है। ठीक है, और आप इसमें क्या देखोगे, देखिएगा अब आपसे सवाल करेगा कि जो आपका कैसे कैसे लगता है, तो ये जो आपका राष्ट्रीय आपात है ये लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से कितने दिन के अंदर, तो 1 महीने के अंदर पारित कराना होता है। 1 महीने के अंदर, लोकसभा से कितने महीने के अंदर, तो 1 महीने के अंदर क्या करवाना होता है, पारित करवाना होता है। और वो भी कैसा, तो विशेष बहुमत से। ठीक है, विशेष बहुमत,
विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत से पारित करना था, मतलब 2/3 से, 2/3 बहुमत से। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको 2 महीने के अंदर पारित करवाना होता है, 2 महीने के अंदर पारित करवाना ही होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। और इसमें भी हो जाएगा 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। और सेम चीज होगा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है, और यहाँ भी सेम चीज हो जाएगा विशेष बहुमत। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपातकाल लग गया, इसका घोषणा कौन करता है, तो घोषणा करता है आपका राष्ट्रपति। यहाँ भी राष्ट्रपति, अब यहाँ भी राष्ट्रपति। अब देखो आपसे सवाल करेगा कि जो आपका ये कभी लगा है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल अपने देश में लगा है, तो हाँ लगा है। कब कब लगा है, 1962 में लगा, 1971 में लगा और 1975 में लगा, मतलब 3 बार ये लगा है, तो बहुत बार लगा है। और अभी तक भारत में 115 से ज्यादा बार लग चुका है वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन दरोगा में बना हुआ था रिसेंटली, क्या बना हुआ था, जैसे कि देखोगा 352, आर्टिकल 352 जैसे ही लगता है, आर्टिकल 352 जैसे ही लगता है, 2 ठो आर्टिकल ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। कौन कौन सा आर्टिकल एक्टिव होता है, तो देखिएगा 358 और 359, मतलब 352 आएगा तो अकेले नहीं आएगा, किसी और को भी लेके आएगा, 358 को और 359 को। अब ये राष्ट्रपति का पावर बढ़ाता है, क्या पावर बढ़ाएगा, और हमारा पावर कम करता है, मतलब आम जनता का। क्या करेगा, जैसे ही 358 आर्टिकल एक्टिव होगा, हमारा आर्टिकल 19 में जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है इसको खत्म कर देगा, ठीक है। कहा जाता है कि 19 नंबर का जो मौलिक अधिकार है वो रीढ़ की हड्डी है, मतलब आप बोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं जा सकते हो, व्यापार कर सकते हो, रह सकते हो, ये सारा कहाँ है, ये है आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 352 जैसे ही लगेगा 358 एक्टिव हो जाएगा और किसको डिस्ट्रॉय कर देगा, आर्टिकल 19 को, ठीक है। 359 क्या करेगा, तो 359 ये करेगा, 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि आप आम जनता का आर्टिकल नंबर 20 और 21 को टच भी नहीं करोगे, आप आम जनता का आर्टिकल 20 और 21 को टच नहीं करोगे, इसके अलावा सारे अधिकार को आप खत्म कर सकते हो। ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। नॉर्मल 358, 358 ये बोलता है कि हमारा 19 नंबर आर्टिकल में जो भी मौलिक अधिकार दिया गया वो खत्म, ठीक है। जैसे ही 358 लागू हुआ, 359 क्या बोलता है कि सरकार के पास ये पावर नहीं है कि वो हमारे कौन से अधिकार को टच कर सकता है, 20 को और 21 को, इसके अलावा हमारा सारा मौलिक अधिकार खत्म हो सकता है आपातकाल के टाइम में, अगर राष्ट्रपति चाहे तो, अगर राष्ट्रपति चाहे तो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग अलग आंसर मिल जाता है बुक में, वैसे यहाँ पे तो नन ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, के एम नाम्बियार, के एम नाम्बियार, के एम नाम्बियार, ठीक है। आपको मैक्सिमम जगह इंटरनेट पे आपको यही आंसर मिलेगा, लेकिन एक महेश वर्णवाल का बुक है, उस बुक में आपको हृदयनाथ कुंजरू भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम बहुत जगह देखे, मैक्सिमम जगह आंसर इसी को किया जा रहा था। के एम नाम्बियार ने कहा था कि संविधान में जो भी राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार दिया गया ये आम जनता के साथ धोखा है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई। हम लोग को पता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया हुआ एक बहुत ही बुरा काम क्या था, बंगाल विभाजन। मेनली किस लिए हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालने के लिए। और बहाना क्या बनाया गया था, तो बहाना बनाया गया था कि भाई बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है, तो हम लोग प्रशासनिक काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बंगाल का विभाजन करना जरूरी है। और फिर वो कर दिया गया था, बट हमको पता है, हम लोग को पता है कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डालने के लिए किया गया था। अब देखो यहाँ से ना आपका बहुत सारा डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपसे क्या सवाल करेगा, आपसे सवाल करेगा कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था, बंगाल विभाजन का घोषणा, क्वेश्चन भी आपको ही दिया है। चलिए यहाँ पे लोग देखते हैं बंगाल विभाजन का घोषणा, तो घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन के विरोध में, ध्यान से सुनिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या स्टार्ट हुआ, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त 1905 को। बट उसके बाद फाइनली बंगाल विभाजन हुआ कब, बंगाल विभाजन इन फ्यूचर हो गया जाकर के, और ये कब हुआ, तो ये हुआ 16 अक्टूबर
5 को। तो ये 3 डेट आप याद रखोगे। यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन किया था घोषणा वाला, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 20 जुलाई 1905। और देखिए तीनों डेट दिया हुआ है और तीनों डेट अभी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। 16 अक्टूबर वाला हो गया, 7 अगस्त 1905 एंड आपका 20 जुलाई 1905। ठीक है, 2 भाग से बांटा गया। कैसे बांटा गया, तो एक बांटा गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, एक बांटा गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो अपना अभी स्टेट है पश्चिम बंगाल, और एक बांटा गया आपका पूर्वी बंगाल, ठीक है, एक बांटा गया आपका पूर्वी बंगाल। बंगाल था उसको 2 भाग में बांट दिया, पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल। ये बंगाल अभी के टाइम में बांग्लादेश बना हुआ है, कुछ टाइम के लिए पूर्वी पाकिस्तान भी बना था, बट अभी क्या अभी बांग्लादेश बना हुआ है। इसमें क्या था, तो इसमें तो अभी का पश्चिम बंगाल है, अभी का पश्चिम बंगाल, अभी का बिहार और अभी का उड़ीसा, ठीक है। कहे तो यह हिंदू बहुल कंट्री था, ठीक है, यहाँ पे मेजोरिटी में कौन था, हिंदू। यहाँ क्या था, तो यहाँ हो जाएगा आज का बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, बांग्लादेश और असम वाला रीजन, ठीक है, वो लगभग इसमें आ रहा था। और ये मेनली कि यहाँ पे मेजोरिटी में कौन था, तो ये था आपका मुस्लिम, ठीक है। देखो मेजोरिटी बोलने का मतलब आप समझ रहे हो कि माइनॉरिटी में भी कोई होगा, तो अंग्रेज को मेनली क्या करना था, हिंदू इधर था, थोड़ा सा मुस्लिम इधर भी डाल दिया, मुस्लिम इधर था, थोड़ा सा हिंदू इधर डाल दिया, और दोनों में टेंशन करवाते रहा। 1905 में क्या करा है, बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना करवा दिया। 1909 में पार्लियामेंट सुधार ला दिया, मतलब यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट ही कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम में डिस्प्यूट होते रहे। पश्चिम बंगाल, और फिर देखो क्वेश्चन बनता है कि जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था उस समय लोग कैसे कैसे कदम उठाए थे, मतलब देखो जैसे एक नाम आता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का, RN टैगोर, ठीक है, वो इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाए। राखी दिवस, राखी दिवस समझ रहे हो, रक्षाबंधन टाइप का। मतलब क्या हुआ कि लोग एक दूसरे को राखी बांधे, भाई बहन नहीं, सब लोग एक दूसरे को राखी बांधे कि भाई हम लोग का रिलेशन बहुत बढ़िया है और ये आगे भी जाके कायम रहेगा। वो अलग सी बात है कि कायम रहा नहीं, बट लोग को बहुत दुख था, कोई किसी से अलग नहीं होना चाहते थे। दूसरा, इन्होंने एक गीत लिखा बंगला के लिए, ठीक है, बंगाल के लिए इन्होंने एक गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, मतलब मेरा सोना जैसा बंगाल, ठीक है। और आज के टाइम में ये क्या है, तो ये आज के टाइम में ना ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। ये आपका कौन है, तो मतलब ये अमार सोनार बंगला है। दूसरा, आपसे सवाल करेगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय कौन था, कब हुआ था ये, 1905 में, 1905 में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 के बाद क्या हो रहा था, आपका वायसराय वगैरह आ रहा था। तो इस समय वायसराय कौन था, ठीक है, वायसराय कौन था, तो ये था आपका लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। दूसरा आप ये भी याद रखोगे, एक अरुणडेल समिति बनाया गया था। कौन सा समिति, अरुणडेल समिति, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछता है, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से इतना आसान क्वेश्चन पूछ लेगा। एक अरुणडेल समिति था, इस समिति की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया था, तो बंगाल विभाजन को, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, को रद्द कर दिया गया। कब किया गया, 1911 में, 1911 में। पूछेगा कि इस समय वायसराय कौन था, तो इस समय वायसराय था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, आप याद रखोगे कि अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, ठीक है, जो आगे जाकर के क्या बन गया, तो राष्ट्रीय गीत बना। और रुंडेल समिति से जुड़ा हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जुड़ा हुआ था, लॉर्ड कर्जन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन जुड़ा हुआ था। तो आप इतना याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा, सोने जागने के चक्र को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन जो होता है ये अपने बॉडी का केमिकल मैसेंजर होता है। ये जो आपका हार्मोन आप देख रहे हो, ये क्या होता है, तो अपने बॉडी का केमिकल मैसेंजर, मतलब समझ रहे हो कि आपके बॉडी में जो भी कुछ भी चेंजेस हो रहा है, आप बहुत खुश हो रहे हो, आप बहुत गुस्सा हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप लंबे हो रहे हो, आप छोटे हो रहे हो, इसका सारा का सारा रीजन किसका होता है, तो ये आपका होता है हार्मोन का। हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या सिक्रेट होता है, तो ये सिक्रेट होता है आपका हार्मोन, ठीक है। देखो अभी बिहार दरोगा में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था हार्मोन से। क्वेश्चन था कि उड़ो लड़ो हार्मोन, शायद ऐसा ही था, कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा। उड़ो लड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रेनलिन ग्रंथि को ना उसको कहा जाता है आपका उड़ो लड़ो हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनलिन को।
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि सोने जागने के चक्र को, मतलब आप ना देखना कि आप दिन में नहीं सो पाते हो, आप अगर दिन में कितना भी सो लो, आप रात में सो गई, उसका कारण क्या होता है, एक हार्मोन अपने बॉडी में निकलते रहता है, सिक्रेट होते रहता है। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है ना कि जैसे ही सूर्य का रोशनी डाउन होने लगता है तो अपने बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि हम लोग को नींद आता है। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि मेलाटोनिन हार्मोन का क्या काम होता है, वो अपने बॉडी में सोने और जागने का क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? तो ये हो जाएगा आपका मेलाटोनिन हार्मोन। दूसरा देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, तो ये महिलाओं में सीक्रेट होता है बेसिकली किस समय? तो प्रसव के समय। प्रसव मतलब डिलीवरी, ठीक है, प्रसव के समय कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो ये होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दूसरा एड्रिनलिन हार्मोन, यही अभी आप दरोगा में पूछा हुआ था, इसको उड़ो लड़ो हार्मोन भी कहते हैं, उड़ो लड़ो हार्मोन। ठीक है, ये बेसिकली उस समय सीक्रेट होता है अपने बॉडी में जब हम बहुत डर जाते हैं, जब हम बहुत घबरा जाते हैं, उस समय अपने बॉडी में एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है और अपने बॉडी को नियंत्रित करने का कोशिश करता है, खुद को संभालने का कोशिश करता है। कौन सा हार्मोन? तो ये हो जाएगा एड्रिनलिन हार्मोन। तीसरा आपसे पूछेगा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, फिर एक और बनता है आपका एसटीएच हार्मोन। ठीक है, उसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो आपका यहाँ पे आइएगा एसटीएच, ठीक है, इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसका क्या काम होता है? तो ये हमारे लंबाई को, ठीक है, लंबाई पर कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि आदमी लंबाई कम हो गया, लंबाई ज्यादा हो गया, तो किस वजह से होता है? तो ये शॉर्ट में आपको मैक्सिमम जगह एसटीएच लिखा हुआ मिलेगा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, एक होता है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, एक देखिएगा कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है क्वेश्चन यहाँ से, इसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस मतलब क्या हो गया? तो स्ट्रेस मतलब हो गया तनाव। ठीक है, तनाव। जब आदमी स्ट्रेस में होता है, जब आदमी टेंशन में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो उसके बॉडी में कौन सा हार्मोन बढ़ता है? कॉर्टिसोल हार्मोन, जो बॉडी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे एक नाम आप और सुने होंगे, एस्ट्रोजेन हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजेन हार्मोन। ठीक है, ये क्या है? तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, इसके साथ आप एक और याद रखोगे एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी क्या है? तो ये भी आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है। एक मेल के बारे में क्वेश्चन बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये क्या होता है? तो ये फिर आपका ये होता है मेल के लिए, है ना, मेल सेक्स हार्मोन। तो आप याद रखोगे, सब क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, जैसे पूछेगा पेनक्रियाज के बारे में, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। ये अपने बॉडी का कैसा ग्लैंड है? तो ये है आपका मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि मतलब आप समझ पा रहे हो, मिश्रित ग्रंथि मतलब कि ये जो ग्लैंड है, ये जो थैला है, इसे क्या क्या बहेगा? तो इससे हार्मोन भी बहेगा, साथ में एंजाइम भी बहेगा। एंजाइम क्या करता है? तो एंजाइम खाना को पचाने का काम करता है। हार्मोन क्या करता है? तो आपके बॉडी का वो क्या है? केमिकल मैसेंजर। आप खुश हो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप लंबे हो, आप नाटे हो, जो कुछ भी रीजन है, ठीक है, ये सारा किस वजह से होता है? तो ये होता है हार्मोन की वजह से। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, किस पांडे शासक ने समुद्र पूजन आरंभ किया था? किस पांडे शासक ने समुद्र पूजन आरंभ किया था? अगर आप दक्षिण भारत का अगर आप अपना मैप देखते हो और आप दक्षिण भारत में देखते हो तो आप ये देख पाओगे कि आपका संगम काल में, ठीक है, यहाँ पे 3 राजवंश हुए करते थे। कौन कौन सा? तो ये था आपका चेर राजवंश। ठीक है, चेर शासक कहा जाता है। ये थे आपके चोल, ठीक है, चोल थे, और ये थे आपके पांडे। ठीक है, और इसी पांडे के बारे में क्वेश्चन किया है। कितने शासक थे? चेर थे, चोल थे, और थे आपके पांडे। और देखिएगा इतिहास में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि चेर शासक जो है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था तीर धनुष। ठीक है, बेसिकली धनुष ही था, धनुष। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। आपसे पूछेगा कि चोल, चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था, या फिर चोल का जो झंडा होता था उस पे किस चीज का प्रतीक होता था? तो बाघ का। पांडे के बारे में पूछेगा तो आप पांडे के बारे में क्या बताओगे? पांडे के बारे में बताओगे मछली।
ठीक है, क्या बताओगे? मछली। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया है कि किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ की थी? तो ये किया था कौन? नेडियोन। कौन किया था? नेडियोन। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ही बना। 3-4 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि प्रत्येक चिन्ह क्या था। तीसरा देखिएगा सेन गुटवन। ये जो सेन गुटवन है ये यहाँ पर का शासक था। ये कैसा शासक था? तो ये चेर वंश का शासक था। चेर वंश का शासक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पूजा ये शुरू करवाया था। कौन सा पूजा? तो पत्नी पूजा, ठीक है। पत्नी मतलब वाइफ का पूजा, पत्नी पूजा, ठीक है। इसी को कहा जाता था कनगी पूजा। कनगी पूजा ये कौन शुरू करवाया था? तो ये करवाया था चेर शासक सेन गुटवन, ठीक है। इसको लाल चेर भी कहा जाता था, ठीक है। इसको लाल चेर भी कहा जाता था। सेन गुटवन को किस वंश का था? चेर वंश का। वही हम लोग चोल पांड्य के बारे में क्या देखें कि पांड्य का एक शासक था जिसका नाम था नेडियोन। ये कौन सा पूजा शुरू करवाया था? तो ये करवाया था आपका समुद्र पूजा। जैसे और देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें चोल के बारे में, ठीक है। तो ये जो चोल शासक था इसका नौसेना बहुत बढ़िया था, ठीक है। इसका जो नौसेना था ये बहुत अच्छा था। ये जो पांड्य शासक था ये मोती के उत्पादन में बहुत आगे था। यहाँ पे मोती का उत्पादन क्या होता था? बहुत ज्यादा होता था। कहाँ पर? तो ये होता था पांड्य वाले में, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। जैसे और भी एक चीज देखिएगा, राजेंद्र प्रथम का नाम आया है तो ये एक उपाधि लिया था। नाम क्या था इसका? गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है। चोल वंश का ही था। गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि कौन लिया था? तो ये लिया था राजेंद्र प्रथम, ठीक है। कौन लिया था? राजेंद्र प्रथम जो था गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि लिया था। और चोल शासक अगर आपसे इन तीनों में भी पूछता है ना कि इन तीनों में भी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था, सबसे ज्यादा ये शासन कौन किया था, तो ये हो जाएगा आपका चोल। और एक और क्वेश्चन बनता है तकोल्लम का युद्ध, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है आपका तकोल्लम का युद्ध, ठीक है। तकोल्लम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तकोल्लम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के बीच। चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। जिसमें जीता कौन था? तो जिसमें जीता था राष्ट्रकूट और चोल हार गया था। लेकिन फिर भी आप याद रखोगे कि चोल था बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़ा था। और यहाँ पे हमेशा जैसे कि श्रीलंका पे भी ना चोल बहुत सारे शासक लोग अटैक किए थे और कब्जा तक कर लिए थे। जैसे राजेंद्र प्रथम हुआ, राजराज प्रथम हुआ। राजराज प्रथम से क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में, तमिलनाडु के तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर या इसी को कहा जाता है अभी के टाइम में बृहदेश्वर मंदिर, किसने बनवाया था? तो ये बनाया था राजराज प्रथम के द्वारा। क्या बनवाया गया? तो तमिलनाडु के तंजौर में कौन सा मंदिर? राजराजेश्वर मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। देखिए हम लोग आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? पराश्रव्य ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से कौन सुनता है? जैसे देखिएगा अगर बात करते हैं हम लोग तरंग के बारे में, ठीक है। तो जो ध्वनि तरंग है आपका, ध्वनि तरंग है ये एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो आपका प्रकाश होता है ना, प्रकाश वो होता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। याद रखिएगा कि जो प्रकाश है ये होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, और जो आपका ध्वनि होता है ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो ध्वनि होता है, ध्वनि जो होता है ये कैसे बनता है? तो ये कंपन से बनता है। ध्वनि कैसे बनता है? कंपन से बनता है। देखिए अब यहाँ पे परश्रव्य तरंग आया तो ध्वनि बेसिकली तीन तरीके का होता है। कैसा कैसा होता है? तो एक होता है आपका अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, ठीक है। दूसरा होता है आपका श्रव्य तरंग। कौन सा? श्रव्य तरंग। और तीसरा होता है आपका पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ देता है। इसको पढ़ेंगे ऑडिबल वेव, ऑडिबल वेव, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव,
इंफ्रासोनिक वेग, इसका क्या होता है ना कि इसका जो वेव होता है, इसका जो वेव होता है, इसका जो गति होता है, ये क्या होता है लगभग, तो ये 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, उसको हम लोग कौन सा वेव कहते हैं, अविश्रव। इसका क्या होता है, तो ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इसको कहते हैं श्रव्य तरंग। और इसका क्या होता है तरंग, तो इसका होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो तरंग होता है, इसको कौन सा तरंग कहते हैं, इसको कहते हैं पराश्रव्य या फिर अल्ट्रासोनिक वेव। आपसे सवाल करेगा कि भाई ये कैसा श्रव्य होता है, तो देखो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा, हाँ देखो, जो हमारा हार्ट बीट होता है, ठीक है, हमारा हार्ट बीट जिस गति से बह रहा है, ये कौन सा गति है, ये आपका अविश्रव्य तरंग। जैसे धरती के अंदर जो कंपन होता है, धरती के अंदर जो कंपन होता है, ये भी किस के वजह से होता है, तो इसी की वजह से होता है। तीसरा आप और क्या देख सकते हो, ये आपका हार्ट बीट हुआ, धरती के अंदर का कंपन हो गया। भूकंप का जो तरंग होता है, भूकंप का तरंग, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि पृथ्वी के अंदर का जो गतिविधि होता है, उसमें आपका इंफ्रासोनिक वेव होता है। ये क्या होता है, तो एकमात्र वेव जिसको मनुष्य सुन सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑडिबल वेव। और ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है, बिल्ली हो गया, आपका चमगादड़ हो गया, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह जो होता है, ये आपका पराश्रव्य तरंग को ही यूज करता है। एक और क्वेश्चन पूछेगा सोनार, ठीक है, जो सोनार इक्विपमेंट होता है, ये एक प्रकार का उपकरण है साउंड नेविगेशन का। इसमें भी कौन सा तरंग का प्रयोग होता है, तो इसमें भी आपका पराश्रव्य तरंग का यूज होता है। क्वेश्चन था आपका, पराश्रव्य ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से कौन सुनता है, तो इसका डॉग भी हो जाएगा, डॉल्फिन भी हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे डॉल्फिन भी ऐड कर लोगे, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। देखिएगा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश का, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो तो एक टाइम पीरियड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल। इसमें आप बेसिकली क्या देखोगे ना कि भारत का शासक लोग इतना कमजोर हो जाएगा कि यहाँ पे देसी शासक भी, मतलब अपने देश में तो शासन चल ही रहा है, इतना कमजोर स्थिति आ जाएगा कि जो विदेशी लोग कभी आक्रमण करने और पैसा लूटने आते थे, वो भी क्या करने लगे, तो भारत के क्षेत्र पे शासन करने लगे। यहाँ पे बेसिकली आपको 3-4 शासक मिलेंगे, जैसे शुंग वंश मिलेगा, ठीक है, शुंग वंश मिलेगा। तीसरा आपका कण्व वंश मिलेगा, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश। और चौथा मिलेगा आपका चेदी वंश, चेदी, या इसी को कहा जाता है महामेघवाहन वंश, ठीक है। वहीं आपको विदेशी शासक में कौन कौन सा हो जाएगा, तो विदेशी शासक में हो जाएगा इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं हिंद यूनानी, ठीक है, शक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका पल्लव हो जाएगा, और चौथा कौन हो जाएगा, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कुषाण। यहीं से आपसे सवाल किया ना, क्या सवाल किया आपका कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुख, ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुख, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी थी पैठन, पैठन, या इसी को कहते हैं प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, ठीक है। मेनली इन लोग का एरिया कहाँ था, तो आंध्र प्रदेश वाला हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन, तेलंगाना वाला रीजन, इन लोग यहीं पे काम करता था, ठीक है। ये जो वंश वाले लोग थे, जो आपके आंध्र सातवाहन वंश वाले लोग थे, ये लोग अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके जो शासक थे, इसके शासक, ठीक है, अपने नाम के आगे, अपने नाम के आगे माँ का नाम यूज करते थे, माँ का नाम यूज करते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा शासक, किस वंश का शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम यूज करता था, सातवाहन वंश। जैसे एक शासक का नाम उठाते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बहुत इंपॉर्टेंट शासक, ठीक है। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ही था, ठीक है। जैसे इसका एक और शासक था हाल, ठीक है, इसका नाम क्या था, हाल, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि एक बुक लिखा है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक पुस्तक कौन लिखा, तो सातवाहन वंश का एक शासक लिखा, जिसका नाम क्या था, हाल। और इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, ठीक है, आंध्र सातवाहन, कहीं कहीं आपको आंध्र सातवाहन वंश भी लिखा हुआ मिलेगा। एक क्वेश्चन और आप देख लोगे कि आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी
किस पुराण से मिलती है? तो पुराण अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित, ठीक है। अब देखो एक बुक आप यहाँ पे और देखोगे, 10 कुमार चरित, इसके लेखक है आपके दंडी, ठीक है। कौन है इसके लेखक? दंडी। यहाँ पे हम लोग 2-3 बुक और देखते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आपसे पूछता है पाणिनि, ठीक है, तो पाणिनि किसके लेखक है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे पाणिनि, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। एक बुक और देखोगे आप, जैसे महाभाष्य, महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। और पतंजलि से क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित रहे थे। क्या रहे थे? पुरोहित, ठीक है, क्या रहे थे? पुरोहित रहे थे। दूसरा देखिएगा आपका, और अगर क्वेश्चन करता है इलैंगो, ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा इलैंगो आर्टिकल, इलैंगो आर्टिकल, ठीक है। और एक नाम और आता है मनी मैखली, मनी मैखली, ठीक है। ये सब आपका बेसिकली दक्षिण भारत का है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपका मनी मैखली के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा शीतले सतनाड, शीतले सतनाड, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मनी मैखले के लेखक कौन है? शीतले सतनाड। आपसे पूछेगा कि आपका महाभाष्य के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके पतंजलि, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछता है इलैंगो आर्टिकल, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई किसके दरबार में थे? चंद्रबरदाई जो थे ये किसके दरबार में रहने वाले थे? ये सब बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, वीडियो में बहुत बार बताए हैं, आप लोग बताइएगा इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? आजाद हिंद फौज, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, किसी को लगता है सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए हैं या रास बिहारी बोस जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आजाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था 1942 में किया गया था, 1942 में। देखिए इसे 3 आदमी का नाम आएगा। सबसे पहले तो आएगा कि आजाद हिंद फौज का गठन करने का विचार कौन था, विचार कौन दिया था? तो ये हो जाएंगे आपके कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, ये विचारक थे, ठीक है। लेकिन स्थापना कौन किया था? तो स्थापना किए थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। लेकिन आगे जाकर फिर ये कमजोर हो गया था। उसके बाद फिर से इसको एक अच्छी स्थिति में कौन लेकर के आए थे? तो ये लेकर के आए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो तीनों नाम आप याद रखिएगा कि विचार किनका था और फिर स्थापना कौन करवाए, बाद में इसके कमान को कौन संभाल करके इसको एक पीक तक पहुंचाया, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका लाल किला मुकदमा, एक क्वेश्चन और बनता है कि लाल किला मुकदमा ये किससे संबंधित है? लाल किला मुकदमा किससे संबंधित है? तो पहले तो आ जाओ कि 1945 में चलाया गया था, ठीक है, 1945 में चलाया गया था। और किस पर चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आजाद हिंद फौज पर, ठीक है, आजाद हिंद फौज पर ये मुकदमा 1945 में चलाया गया था और लाल किला मुकदमा से इसको जाना जाता है, इस नाम से। चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा।